अगर आप ब्रेड से बने हुए पकौड़े खाने के शौकीन हैं तो आप इस ब्रेड पकौड़े को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, जो कि एकदम नया और अलग तरह की ब्रेड पकौड़े की रेसिपी है, जो कि देखने में गज़ब का तो लगता ही है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अगर आपने इसे एक बार बना लिया तो बार-बार इस तरह के पकौड़े बनाना पसंद करेंगे और आपके बच्चे तो बिल्कुल फ़ैन ही हो जाएंगे और बार-बार डिमांड करेंगे इस पकौड़े को बनाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गज़ाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गज़ाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी और एकदम फैंसी तरह की ब्रेड पकौड़े की रेसिपी, जिसको बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रेड लेंगे। तो हमने यहाँ पे लगभग 6 पीस के करीब ब्रेड ले लिए हैं। तो ब्रेड कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से ले लें, जितने पकौड़े बनाना चाहे उसी हिसाब से आप ब्रेड के पीसेस ले लीजिएगा। वैसे थोड़े से ज़्यादा हो जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसे 1 से 2 दिन फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी बच्चे डिमांड करें या फिर लंच बॉक्स में आप पैक कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमने एक नाइफ़ का इस्तेमाल करते हुए सारे ब्रेड को इस तरह से छोटे छोटे भाग में कर लिया है। अभी यहाँ पे हम एक बाउल ले लेते हैं और इसमें कटे हुए ब्रेड को इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। बाउल ले ले, प्लेट ले ले, चॉइस आपकी हो, जिसमें आपको सुविधा हो उसमें आप कटे हुए ब्रेड को ले लें। ब्रेड के पीसेस को सामने से आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से काट कर तैयार करिएगा, ना तो ज़्यादा और ना ही एकदम छोटा और ज़्यादा बड़ा भी कट ना करें, क्योंकि बाद में दिक्कतें आएंगी। चलिए इसे अलग रखते हैं और इस पकौड़े में हम कच्चे आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लगभग 1 पीस बड़े कच्चे आलू को लिया है, अगर छोटे हों तो 2 पीस ले लें। और यहाँ पे सबसे पहले हम आलू को वॉश कर लिया है और उसके बाद हम इसे इसके छिलके निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना हमें आलू का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे हमने जो जितने ब्रेड लिए हैं उस हिसाब से यहाँ पे जो मैं आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी पोटैटो, तो कच्चे आलू का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये एकदम परफेक्ट है, ज़्यादा आलू नहीं डालिएगा, वरना क्या होगा ना कि पकौड़े बिगड़ जाएंगे और टेस्ट भी अच्छा नहीं होगा। तो आलू की जो क्वांटिटी है उसका ध्यान आप रखिएगा। तो इस तरह के अगर बड़े साइज़ के आलू हो तो 1 ले ले, अगर इस मतलब थोड़े से छोटे हों तो 2 पीस ले लीजिएगा। हमने आलू के छिलके निकाल दिए हैं, इसे हमने धोकर ले आए हैं। अभी क्या करेंगे, नाइफ़ ले लेते हैं और इस तरह से इसे हम काट कर तैयार कर लेंगे। तो यानी हमें ना इसे मतलब मीडियम आकार में काटना है, ना तो ज़्यादा छोटा और ना ही एकदम बड़ा। मतलब इस तरह से हमें काट कर तैयार करना है कि इसे ना हम जब नेक्स्ट प्रोसेस करें तो हमें आसानी हो। तो आप जिस तरह से आलू को मतलब काटना चाहे काट लीजिएगा। तो चलिए, सारे कच्चे आलू को हमने काट लिया है, इसे एक बाउल में ले लेते हैं। क्या होता है ना कि जब भी हम आलू को काटते हैं, अगर पानी में आप उसे नहीं डालोगे तो उसका जो ना कलर चेंज होने लगता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा स्टार्च होती है। तो आलू को काटने के बाद हमें एक बाउल में ले लेंगे और इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसे हम 3 से 4 बार अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे, जिसमें इसमें जो भी मतलब एक्स्ट्रा स्टार्च होगी ना वो अच्छी तरीके से निकल जाएगी धोने की वजह से। और हमने इसे 3 से 4 बार धो लिया है और ये देखिए, धोने के बाद इसका कलर है ना एकदम कलर चेंज हो गया और एकदम साफ लग रहा है। तो इसे हम पानी में ही रहने देते हैं और अलग रखते हैं। और इस पकौड़े में हम एक छोटी मतलब प्याज को इस तरह से काट कर लेंगे। ज़्यादा बड़ा प्याज नहीं लीजिएगा, ज़्यादा प्याज का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप प्याज नहीं खाते हो तो आप प्याज को स्किप भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी। लेकिन अगर आप ऑनियन यानी प्याज खाते हो तो आप ज़रूर डालिएगा, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। प्याज को भी हम इस तरह से रफली छोटे छोटे भागों में काट लेंगे, एकदम बारीक भी नहीं काटना है और ना ही ज़्यादा मोटी, बस इस तरह से रफली छोटे छोटे स्क्वायर शेप में आप काट लीजिएगा। प्याज को काटने के बाद इसे अलग यहाँ पे साइड कर लेते हैं और इसमें हम डाल रहे हैं 3 पीस हरी मिर्च। तो हरी मिर्च कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख लें। अगर कम खाते हो तो कम कर लीजिएगा, अगर और तीखा खाना पसंद करते हो तो हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। वैसे अगर आप बच्चों के लिए आप बना रहे हो ना, तो हरी मिर्च की जो यहाँ पे क्वांटिटी एकदम परफेक्ट है, ना तो ज़्यादा तीखी होगी और ना ही मतलब एकदम मीठी होगी। तो चलिए क्या करेंगे, एक प्लेट ले लेते हैं और कटे हुए हरी मिर्च प्याज को एक प्लेट में ले लेते हैं और हमने इसे प्लेट में ले लिया है। अभी इसे हम अलग रख देते हैं और यहाँ पे हम ले लेंगे एक बड़ा वाला ग्राइंडिंग जार।
ग्राइंडिंग जार में हम डाल रहे हैं कटे हुए ब्रेड के पीसेस। तो यहाँ पे ना आप थोड़ा सा बड़ा ग्राइंडिंग जार ले लीजिएगा, वरना क्या होगा ना कि इसे ग्राइंड करने में मुश्किल आ जाएगी। और ढक्कन लगाए, ग्राइंड कर ले, और इसे हमने ग्राइंड कर लिया है। और सामने से मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल जो बाजार में जो ब्रेड क्रम्स मिलती है ना, उस तरह से आप बिल्कुल आसान तरीके से घर पे तैयार कर सकते हैं। और क्या है ना कि अगर आपके पास बची हुई ब्रेड हो, अगर 1 से 2 दिन पुरानी हो, फ्रीज में स्टोर करके आप रखे हो, तो आप उससे भी इस पकौड़े को बना सकते हैं। और चलिए, ब्रेड क्रम्स को हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। क्या है कि जब हम ग्राइंड करते हैं तो थोड़ा सा ना गर्म हो जाता है, तो एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम अलग रखते हैं। वापस से हम उसी ग्राइंडिंग जार का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे हम ले रहे हैं 1 कप रवा यानी कि सूजी। तो ये है ना बारीक वाली सूजी है, सामने से मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मोटी भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें ग्राइंड ही करना है, तो मोटी वाली सूजी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में हम ले रहे हैं 1/3 कप ये चना दाल बेसन है। अगर आप इसकी जगह कोई सा भी बेसन इस्तेमाल कर रहे हो तो कर सकते हैं। ढक्कन लगाएंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद मैं सामने से आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। बाद में पता ही नहीं चलेगा कि हमने यहाँ पे सूजी डाला था। एकदम ये देखिए पाउडर में बदल गया है और लग रहा है कि एकदम आटे की तरह, है ना। तो ये देखिए, तो एकदम ड्राई ही हमें ग्राइंड करना है और ग्राइंड करने के बाद एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ये देखिए सामने से मैं दिखाती हूँ, लग रहा है कि यहाँ पे हमने सूजी डाला था, ग्राइंड करने की वजह से एकदम ये मतलब पाउडर में बदल गया है। तो चलें इसे अलग रख देते हैं और वापस से हम क्या करेंगे, उसी ग्राइंडिंग जार को वॉश करके ले लेंगे। और हमने उसी ग्राइंडिंग जार को ले लिया है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हमने जो वेजिटेबल्स को कट करके रखा था, तो सबसे पहले हम आलू को पानी में से इस तरह से निकाल कर डालेंगे। पानी नहीं डालना है, इस तरह से पानी में से आलू को निकाल कर ही ग्राइंडिंग जार में डालना है। सारे आलू को हमने ग्राइंडिंग जार में ले लिया है। साथ में डालेंगे कटे हुए हरी मिर्च, जो हमने रफली काटा था, सारे हरी मिर्च को डाल देते हैं और साथ में कटे हुए प्याज को भी डाल देंगे, यानी कि ऑनियन। कटे हुए प्याज को भी हमें डाल देना है। और हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें इसे ग्राइंड करने में कोई भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना। क्या है ना कि ऑलरेडी जब आप प्याज को ग्राइंड करोगे आलू को, तो इसमें से पानी रिलीज होती है। ढक्कन लगाए और ग्राइंड कर ले, एकदम बारीक पेस्ट में इसे हमें स्मूथ पेस्ट में तैयार कर लेना है। अगर मतलब ग्राइंड करते समय थोड़ा थिक लग रहा हो, पानी की ज़रूरत हो, तो थोड़ा सा पानी आप डाल लीजिएगा। लेकिन अगर पानी की आवश्यकता नहीं हो, ज़रूरत नहीं हो, तो नहीं डालिएगा। और ये देखिए, हम चेक कर लेंगे स्पून से चलाकर कि इसमें गुठलियाँ वगैरह मतलब रह गई है या नहीं। अगर रह गई हैं तो वापस से ग्राइंड कर लीजिएगा और इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे, एक पैन ले लेते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन हो ना, तो उसी का आप इस्तेमाल करिएगा, रिज़ल्ट बढ़िया आएगा। और पिसे हुए आलू, प्याज, हरी मिर्च वाला पेस्ट को हम नॉन स्टिक पैन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और कटोरी में जो लगी हुई है ना, तो इसमें क्या करेंगे, थोड़े से पानी डालकर इस तरह से इसमें डाल देंगे। क्यों वेस्ट क्यों करना, इस्तेमाल कर लेते हैं, पानी इसमें डालना ही है। चलिए इसे गैस पे डाल देते हैं और एकदम लो फ्लेम पे इस प्रोसेस को करना है। ध्यान रखिएगा, गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है। और स्पैचुला लेंगे और धीरे धीरे इसे हम चलाते हुए मतलब एक बॉइल्ड आने तक हमें इसे कुक करना है। ज़्यादा देर नहीं करना है, लगभग 1 मिनट तक कंटिन्यूस चलाते हुए हमें इसे कुक कर लेना है, जिससे कि इसमें जो आलू और प्याज को जो हमने जो डाला है ना, उसका कच्चा पन्ना आया, फ्लेवर बहुत ही बढ़िया सा आएगा। आपको बाद में पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसमें प्याज और मतलब आलू भी डाला था। तो इसीलिए ना थोड़ा सा ना इसे हम कुक करके ही नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, जिससे आलू और प्याज का जो है ना कच्चापन चला जाए। तो यहाँ पे ना आप इसे बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। क्या है कि अगर आप छोड़ दोगे तो इसमें ना गांठ गुठलियाँ वगैरह होने लगेगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि कंटिन्यूस चलाते हुए इसे हमें कुक करना है। तो ये थोड़ा सा कुक हो गया है, बढ़िया सा फ्लेवर आ गया है और थिक भी हो गया था। तो यहाँ पे इसमें हमने 1 कप पानी डाल दिया है। 1 कप पानी डालेंगे, स्पैचुला से इस पेस्ट में पानी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और सेम मतलब यहाँ पे ना ये वाला जो डो हम तैयार कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम एकदम लो रखते हुए हमें तैयार कर लेना है।
उसके बाद इसमें हम डाल देंगे तैयार की गई ब्रेड क्रम्स जो हमने तैयार किया था, और साथ में हमने सूजी और बेसन का जो पाउडर बनाया था ना, उसे भी हम इसमें डाल देते हैं। और एक छोटी चम्मच के करीब नमक डालेंगे और एक छोटी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, और साथ में डालेंगे एक छोटी चम्मच के करीब तीखी लाल मिर्च पाउडर। तो नमक, तीखी लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा देख लीजिएगा। 1 कप पानी हमने वापस से इसमें डाला है और स्पैचुला ले लेंगे और धीरे धीरे मिक्स करेंगे। जैसे जैसे मिक्स करेंगे बढ़िया सा इसमें कलर आने लगेगा और धीरे धीरे है ना सारी चीज़ें आपस में मिक्स होने लगेगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारी रेसिपी पसंद आ रही है और आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आती रहे। और लाइक, शेयर, कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिखकर ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम और जगह का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और जिन लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अभी यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन को भी प्लीज़ दबाएं। अगर रेसिपी पसंद आए तो हाई बटन दबाकर चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें और रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे हमने स्पैचुला से मिक्स करते हुए हमने इसे कुक किया है। और जैसे जैसे आप चलाओगे ना, पानी जो हमने इसमें डाला था वो धीरे धीरे यहाँ पे जो सूजी ब्रेड वो अपने अंदर सोखने लगेगी। और यहाँ पे ध्यान रखें, एकदम कंटिन्यूस हमें चलाते रहना है। अगर आप छोड़ दोगे ना तो क्या होगा कि नीचे से ज़्यादा कुक हो जाएंगे और ऊपर से है ना ये डो पकेंगे ही नहीं। और स्पैचुला में जो एक्स्ट्रा मतलब बैटर लग गया है उसे हम स्पून से इस तरह से निकाल कर वापस से पैन में डाल देंगे। और जैसे जैसे धीरे धीरे चलाएंगे ये नीचे से कुक होते जाएंगे और नीचे वाले पार्ट को ऊपर और ऊपर वाले पार्ट को नीचे करते हुए हमें इस डो को तैयार कर लेना है। तब तक हमें कुक करना है जब तक कि इसमें का जो कलर है चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे हम थोड़े से ऑयल डाल रहे हैं, लगभग 1/4 कप के करीब। तो हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप अपने पसंद का कोई सा भी ऑयल ले लीजिएगा। और ऑयल डालने के बाद ना ये मतलब और भी बढ़िया तरीके से पैन में से है ना ये डो छोड़ने लगेगी, चिकनाहट आ जाती है। तो शुरुआत में आप ऑयल नहीं डालिएगा, जब ये हल्का सा गाढ़ा हो जाए, थोड़ा कुक हो जाएगा, तभी आप ऑयल डालिएगा। और ऑयल डालने के बाद आप ये जैसा कि रिजल्ट देख रहे होंगे कितना बढ़िया सा कलर आ रहा है और धीरे धीरे पैन में से ये निकल भी रहा है। और इसीलिए मैंने यहाँ पे सजेस्ट किया था कि ये मतलब चिपकने वाली चीज़ होती है, इसलिए ना आप अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन अवेलेबल हो तो आप उसी का इस्तेमाल करें। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप क्या करें पैन को ना अच्छी तरीके से गर्म करके इस्तेमाल करिएगा, तो वो मतलब पैन में नहीं चिपकेंगे। और ये देखिए जैसे जैसे मैं इसे चला रही हूँ इसका कलर भी चेंज हो रहा है। और ये जब अच्छी तरीके से कुक हो जाएंगे तो इसमें मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने यहाँ पे इसमें ब्रेड, सूजी वगैरह डाला है। लगेगा कि आटे का डो हमने तैयार कर लिया है। तो हमने इसे धीरे धीरे चलाते हुए गैस का फ्लेम एकदम लो रखते हुए इस डो को तैयार कर लिया है। बढ़िया सा रिजल्ट आ गया है, पैन में से ये डो छोड़ने लगा है और एक साथ सिमट कर आ गया ये, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और सामने से ये देखिए, आप हाथ में जब टच करेंगे ये जब कुक हो जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। गैस का फ्लेम बंद कर दे यहाँ पे और इस तरह से हम फैला देंगे जिससे ना ये ठंडा हो जाएगा। चलिए गैस पर से इसे उतार देते हैं और ये देखिए सामने से मैं आपको दिखा रही हूँ और अभी टच कर रही हूँ ना तो मतलब हाथ में बहुत ही ज़्यादा गर्म लग रहा है। तो अभी इस डो को क्या करेंगे ना, इसे हम रेस्ट पे डालेंगे जो कि हल्का सा ठंडा हो जाए। ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, इतना ठंडा करना है कि जब हम इसे डो को मसलने के लिए जाए तो हमारे हाथ जो है ना वो सह सके। तो लगभग 5 मिनट के बाद हमने वापस से इस डो को ले लिया है और 5 मिनट के बाद क्या करेंगे, इस डो को धीरे धीरे हाथों से इस तरह से सेट करेंगे और ऊपर से नीचे करेंगे ना तो थोड़ा और मतलब हल्का सा ये ठंडा हो जाएगा।
तो ये वाला प्रोसेस बहुत ही ध्यान से करिएगा। अगर ज़्यादा ठंडा में कर लीजिएगा, अगर ज़्यादा ठंडा में अगर ये वाला प्रोसेस करेंगे तो आपके जो डो है ना क्रैकलेस तैयार नहीं होंगे, बढ़िया तरीके से तैयार नहीं होंगे। बस हल्का सा ठंडा करना है और हल्का गर्म में ही इस डो को इस तरह से मसलते हुए हमें तैयार कर लेना है। और जैसे जैसे आप इस तरह से हथेली के पिछले वाले हिस्सों का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से डो को मसल कर तैयार करेंगे ना, तो मतलब एकदम स्मूथ और एकदम चिकना सा हमारा डो तैयार बनकर होगा। जिस तरह से बस सेम प्रोसेस करना है जिस तरह से हम लोग रोटी पूरी वगैरह का जो डो लगाते हैं, बस उसी तरह हमें इस डो को तैयार कर लेना है और तब तक हमें इसे मसलना है जब तक इसमें क्रैक ना आए। तो सेम प्रोसेस के साथ हम इसे मसलते हुए तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो अगर डो ज़्यादा हो जाए तो आप क्या करिएगा ना, फ्रीज में स्टोर करके रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इस डो को जो कुक करके बनाया है, इस वजह से ना आप 2 से 3 दिन तक आप इस डो को फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा ही बना लेती हूँ और जब बच्चों को लंच बॉक्स देनी होती है तो मैं फ्रीज में से निकाल कर, और क्या ना बच्चों की जो स्कूल होती है एकदम मॉर्निंग में होती है तो हमें दिक्कत नहीं होती है। बस हम इस तरह से नाश्ते को बनाकर टिफ़िन में पैक करके दे देते हैं। डो हमारा रेडी है। अभी यहाँ पे एक बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे रेस्ट पे डालना है थोड़ी देर इसी को सेट करने के लिए। लेकिन रेस्ट पे डालने से पहले ना आप क्या करें, हल्का सा ऑयल इसके ऊपर ग्रीस कर लीजिएगा। अगर ऑयल नहीं लगाइएगा तो क्या होगा, ऊपर वाला जो पार्ट है ना वो हल्का सा कड़ा कड़ा हो जाएगा और बाद में हमें पकौड़े बनाने में दिक्कत आएंगी, शेप अच्छे से निखर कर नहीं आएगा। चलिए इसे रेस्ट पे डाल देते हैं लगभग 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद वापस से हम डो को ले लेते हैं और ये देखिए डो जो है ना हमारा बिल्कुल सेट हो गया है। तो अभी क्या करेंगे, चॉपिंग बोर्ड पे ना हम हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं, जिससे मैं इसमें नेक्स्ट प्रोसेस करूँगी ना तो चॉपिंग बोर्ड में ये ना चिपके। हल्का सा ऑयल ग्रीस करने के बाद इस क्या करेंगे ना, इसे डिवाइड कर लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे लगभग 4 पीस के करीब पकौड़े बनाऊंगी और बाकी को जो है ना मैं स्टोर करके रख लूँगी और जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं बना दूँगी। उसके बाद 4 पीस इस तरह से हमने डो को डिवाइड कर लिया है और ये देखिए यहाँ पे जो हमने जितनी क्वांटिटी ली है ना, तो ये वाला जो साइज मैं बना रही हूँ उसके लिए ना एकदम परफेक्ट है। अगर आप चाहे तो थोड़ा सा साइज छोटा बड़ा आप अपने चॉइस के हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन जो साइज हमने यहाँ पे बनाया है उसके लिए इतना डो एक पीस के लिए एकदम परफेक्ट है। और डो को हमने इस तरह से लंबे लंबे आकार में इस तरह से सेट कर लिया है। तो अभी 3 पीस ना वापस से हम प्लेट में ले लेते हैं और एक पीस को हम चॉपिंग बोर्ड पे ही रहने देते हैं और हल्का सा ऑयल अपने हाथों में लगाएंगे और ऑयल लगाने के बाद इस तरह से एक पीस डो को ले लेंगे और इस तरह से हम हाथों से घुमाते हुए लंबे आकार में तैयार करेंगे। थोड़ा ज़्यादा लंबे आकार में तैयार करना है, ये देखिए, और बहुत ही आसान तरीके से ये रोल हो जाता है, ये देखिए, है ना। इसीलिए हमने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मसल कर तैयार किया था, क्योंकि इसमें कोई भी क्रैक वगैरह ना आए। और इस तरह से क्रॉस में कर लेंगे और अंदर की और इस तरह से एक पार्ट को ले लेंगे और इस तरह से रोल करते जाएंगे इसके ऊपर। ये देखिए एकदम आसान तरीके से हो जाए। आपको देखने में लगेगा कि बहुत हार्ड है, लेकिन जब आप इसे बनाने जाओगे तो मज़ा तो आएगा ही। बहुत ही मज़ा आ रहा था मुझे करने में। आप लोग एक बार ना ज़रूर ट्राई करिएगा। देखने में लग रहा है कि अरे बहुत ही हार्ड है, लेकिन आप जब एक बार ट्राई करोगे और मतलब बनाने में इतना मज़ा आ रहा था मुझे तो। और ये देखिए इतना मतलब ब्यूटीफुल इसका शेप तैयार हो गया है ना, कितने आसान तरीके से। तो इसे हम जब प्लेट में रखेंगे ना, जिस भी प्लेट में आप इसे रख रहे हो, तो हल्का सा ऑयल इस तरह से ग्रीस कर ले, लगा ले, क्योंकि ये प्लेट में ना चिपके और इसका शेप ना बिगड़े। तो हमने हल्का सा ऑयल इसमें लगा दिया है। अभी हम तैयार किए गए इसे हम पकौड़े को इसमें
डाल देते हैं। उसके बाद दूसरे वाले पीस को भी हम ले लेंगे और जिस तरह से हमने पहले सेट किया था उसी तरह इसे भी हम सेट कर लेंगे। ये लंबे आकार में हमने इस तरह से रोल कर लिया है। हाथ से ही करना है, बेलन वगैरह से नहीं करिएगा, हाथ से ही एकदम इजीली और एकदम स्मूथ और चिकना रोल हो जाता है। उसके बाद क्रॉस में दो इस तरह से करते हुए, और बीच का जो होल है ना वो ध्यान रखिएगा कि ना तो ज़्यादा बड़ा रखना है और ना ही ज़्यादा छोटा। और इस तरह से इसमें ये देखिए होल में इस तरह से अंदर की ओर ले जाएंगे, फिर ऊपर की ओर से लाते हुए फिर अंदर की ओर इस तरह से क्रॉस क्रॉस हमें इस तरह से डिज़ाइन बना लेनी। और ये देखिए पिछले वाले पार्ट का भी हिस्सा ये दिखाती हूँ, और जहाँ पे जॉइंट होगा ना उसे आप अच्छी तरीके से सेट कर लीजिएगा। दूसरा पीस भी हमारा तैयार है, इसे प्लेट में रख लेते हैं और सेम प्रोसेस के साथ सारे पकौड़े को इसी तरह हमें तैयार कर लेना है। हमने इस तरह से लंबे आकार में बना लिया, फिर से हम क्रॉस कर लेंगे और बीच वाली होल में एक पार्ट को इस तरह से रोल करते हुए जाएंगे। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की फैंसी और नई तरीके की रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ में लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिखकर ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम और जगह का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अभी यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन भी दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हाई बटन भी दबा दिया करें, और रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स सेम प्रोसेस के साथ सारे पकौड़े को हमने शेप दे दिया है और ये देखिए एकदम एक बराबर सा चारों पकौड़े का शेप बनकर तैयार हुआ है, जैसा कि आप रिजल्ट देख रहे होंगे। तो आप ना इसे एयर फ्रायर में भी फ्राई कर सकते हैं, अगर आपके पास हो तो हल्का सा ऑयल इसके ऊपर लगा लीजिएगा और एयर फ्रायर में डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं इसे डीप फ्राई कर रही हूँ। हमने पैन को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया था और उसमें हमने ऑयल डाल दिया है। ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म करिएगा, एकदम हीट होनी चाहिए। गैस का फ्लेम हाई रखें और हाई फ्लेम रखते हुए गर्मा गर्म ऑयल में हम पकौड़े को डाल देंगे और फ़ौरन हाथ इसमें नहीं लगाइएगा, वरना क्या होगा ना कि इसका जो शेप है ना एकदम बिगड़ जाएगा। स्पैचुला ले लेंगे और ऑयल को ऊपर से इस तरह से डालेंगे, क्या होगा कि ऊपर वाले पार्ट भी अच्छी तरीके से क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। और अभी यहाँ पे मैं कोई भी स्पैचुला स्पून नहीं लगा रही हूँ, यहाँ पे हमने चॉप स्टिक ले लिया है और इस तरह से इसकी ना पोजीशन चेंज करते जाएंगे, जिसमें इसमें बढ़िया सा कलर हो जाए और अच्छी तरीके से बराबर तरीके से ये क्रिस्पी कुरकुरा बनकर तैयार हो। तो इस पकौड़े को तब तक हमें डीप फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर सुनहरा ना आ जाए और क्रिस्पी ना हो जाए। तो बस ध्यान रखना है कि हम इस पकौड़े को हाई फ्लेम पे ही डीप फ्राई करके तैयार करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमने जब इसे उलट पुलट किया है तो बहुत ही ध्यान से किया है। आप ना देख लीजिए, हमने यहाँ पे 2 स्पैचुला का इस्तेमाल किया है इसे पलटने के लिए। बहुत ही ध्यान से इसे उलट पुलट करिएगा, वरना क्या होगा इसकी शेप बिगड़ जाएगी और मतलब फैंसी गजब का देखने में नहीं लगेगा। ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ रहा है ना। और आप जैसा कि देख रहे होंगे इसका यहाँ पे शेप बिल्कुल भी नहीं बिगड़ी है। ये देखिए एक स्पैचुला से दूसरे स्पैचुला पे रखते हुए हमने इसे उलट पुलट करते हुए इसे तैयार किया है। बढ़िया सा कलर इसका आ गया है, सुनहरा कुरकुरा हो गया था, इसलिए हमने इसे ऑयल में से निकाल कर प्लेट में ले लिया है। बचे हुए ऑयल में हम बचे हुए पकौड़े को सेम प्रोसेस के साथ डीप फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड जैसा कि पिछली रेसिपी में हमने बोला था कि जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा। तो कुछ लोगों को हमारी रेसिपी काफ़ी पसंद आई है और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट के साथ अपना नाम और जगह का नाम लिखकर बताया है, जिनके नाम हमने कुछ शाउट आउट किया है, जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। विमला जी लुधियाना से, कुसुम जी गाजियाबाद से, विमला सेन जी जयपुर से, मुबीना बेगम दिल्ली जाफराबाद से, निशात फातिमा जी अरवल बिहार से, संध्या जी इंदौर से, फरहत शकीला जी पाकिस्तान कराची से, फरहीन जी आगरा से,
वीना शर्मा जी मुंबई से, प्रसाद धूमल जी न्यूजीलैंड से, रविंद्र जी दिल्ली से, मधु अरोड़ा जी झांसी से, राजू जी कोल्हापुर से, दुर्दाना जी कराची से, सुधा जी यूएसए से, फाकरा जी लाहौर से, शरीन जी मीरा रोड से, अनीता गोयल जी न्यू दिल्ली से, प्रियंका जी उड़ीसा से, प्रदीप जायसवाल जी हरियाणा से, बलदेव सिंह जी अंबाला हरियाणा से, काकोली जी कोलकाता से, अशोक जी, प्रिया जी मथुरा उत्तर प्रदेश से, राम किशन जी न्यू दिल्ली से। सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। और आगे भी अगर हमारी रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो इसी तरह कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिख कर ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को नाम लेकर थैंक यू और धन्यवाद बोलना मुझे काफ़ी पसंद है। तो बचे हुए पकौड़े को भी हमने सेम प्रोसेस के साथ डीप फ्राई कर लिया था और ये देखिए सामने से रिजल्ट। सारे पकौड़े का बिल्कुल भी शेप नहीं बिगड़ा और हमने यहाँ पे इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। आप अपने पसंद के कोई सा भी केचप या धनिया पत्ती चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो जो फ्रेंड्स सिर्फ जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताया है उनमें से कुछ जगह का नाम हमने शॉर्ट आउट किया है, जो कि है झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, बेंगलोर, गुजरात, नेपाल, महाराष्ट्र, जयपुर, होशियारपुर, मुंबई, कोल्हापुर, यूएसए, न्यूजीलैंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जयपुर, उड़ीसा, यूपी, बोकारो। सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी।